हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप रावत। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 7 के विषय में चर्चा करेंगे, जिस इकाई का नाम है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। संविधान सभा हमारी यूनिट का नाम है। इसमें हम देखेंगे संवैधानिक विकास के चरणों में कुछ एक्ट। इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी, तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में देखेंगे कि किस तरीके से वो उसका आगमन जो है भारत में होता है। सबसे पहले यूरोप से इंडिया और बाकी ईस्टर्न कंट्री के बीच एक सी रूट इस्टेब्लिश हुआ। मैप पे बनाया हुआ जो ये रेड लाइन से सी रूट दिखाया गया है, वो कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले इसी रूट से यूरोपियन कंट्रीज़ ईस्टर्न कंट्रीज़ में प्रवेश करने लगी, और ये एक जगह है जहाँ पे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ। इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। इसके अलावा मैं एक दूसरे स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार ये यूरोपियन कंट्री से एशियन कंट्रीज़ में रूट बने हुए थे। तो कुछ इस तरीके से थे। अब दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना के पश्चात रानी एलिजाबेथ एक चार्टर पास करती है, जिस चार्टर में दिया होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15 साल के लिए केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में तथा स्ट्रेट ऑफ मेगालाइन के वेस्ट में व्यापार करेगी। रानी एलिजाबेथ ने व्यापार करने का एकाधिकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इसके अलावा कोई भी अन्य ब्रिटिश कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकती थी। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में अन्य व्यापारिक कंपनियों से लड़ाई लड़के भारत की सूरत में पहुंची। उस समय भारत में मुग़लों का शासन था और तत्काल जो शासक था वो जहांगीर था। धीरे धीरे मुग़लों से चापलूसी करके कंपनी ने भारत में अपना आधिपत्य जमाया और कई जगहों पर अपने ट्रेड सेंटर स्थापित किए। 1619 में सूरत में, 1639 में मद्रास में, 1668 में मुंबई में और 1690 में कलकत्ता में अपने ट्रेड सेंटर कंपनी ने स्थापित की। और धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी दक्षिण भारत में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी पश्चिम भारत में तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी पूर्वी भारत में थी। कंपनी की जो आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से थी। इसमें जो ग्राउंड लेवल पर कार्य करते थे क्लर्क और ऑफिसर, ये लोग गवर्नर को रिपोर्ट करते थे। एक गवर्नर होता था। गवर्नर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 होती थी। ये ब्रिटेन से कंपनी को नियंत्रित करते थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो करता था वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था, जो कंपनी के शेयरधारकों का समूह था। संविधान सभा में हम देख रहे थे, तो संविधान सभा में संवैधानिक विकास के चरण हम देखेंगे। 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात, बक्सर का युद्ध जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब का नाम जो था वो मीर कासिम था, और अवध का जो नवाब था उसका नाम था शुजा उल दौला, और जो मुग़ल सम्राट था उसका नाम था आलम द्वितीय। तो ये 3 एक साइड थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो इसमें कहा गया है कि 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में अवध के नवाब और कंपनी के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद संधि में क्या था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मतलब राजस्व एकत्र करना और नागरिक न्याय का प्रशासन करने का अधिकार मिला था कंपनी को। तो इसमें संधि हुई। वर्ष 1765 से वर्ष 1772 तक भारत में दोहरी शासन व्यवस्था में, जहां प्रशासनिक मामले संबंधी दायित्व नवाब के हाथ में थे और जबकि राजस्व वसूली संबंधी जो मामले थे और सैन्य प्रशासन संबंधी जो मामले थे वो कंपनी के हाथ में थे। इस तरीके से दोहरी शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें।
अब अगला देखते हैं, भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो ये इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक कंपनी के अंतर्गत जो जब अधिनियम पारित होते थे वो थे 1773 से 1853 तक, और जब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अधिनियम पारित हुए ये थे 1858 से 1947 तक। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये एक्ट जो था वो भारतीय लोगों के लिए नहीं था, ये कंपनी के लिए था। इस टाइम पे क्या हुआ था कि कंपनी को बहुत लॉस हुआ था। अब इसके बाद क्या करा कि ब्रिटिश जो शासन था उसने कंपनी के अंदर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी। पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, अब जो है जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने अंडर में लाने की कोशिश करी कंपनी को। तो ब्रिटिश शासन ने कुछ नियम कानून बनाए जो इस प्रकार से थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में उन्हें पारित किया। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। देखो, शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। पहले तो ये प्राइवेट था, अब इसमें ब्रिटिश संसद का नियंत्रण आ गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से है, जैसे मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 3 प्रेसिडेंसियां थी जिसमें क्या हुआ कि मुंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। आगे देखते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। क्या किया, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसका जो गवर्नर जनरल था, उसके लिए गवर्नर जनरल और अन्य 4 सदस्य स्थापित किए और उनकी एक परिषद बनाई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसमें क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, उसमें जो है न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अगला क्या है, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जिसमें 4 सदस्य थे को कानून बनाने का एकाधिकार प्रदान किया गया। मतलब अब ये था कि जो गवर्नर जनरल था वो और उसकी जो परिषद थी वो कानून बना सकते हैं, किसकी पूर्व अनुमति के, भारत के सचिव के अलावा यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसके पूर्व अनुमति के बिना। ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 3 थी तो 2 तो इसके अंतर्गत आ गई बंगाल के अंतर्गत, तो इसी को ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तीनों का। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेंट हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार वे भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार स्थापित कर देते थे। इसकी जानकारी जो होती थी वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे उनको इस बारे में पता नहीं होता था, तो ये लोग अपना निजी व्यापार स्टार्ट कर देते थे। तो इनको व्यक्तिगत रूप से तो काफ़ी लाभ होता था, लेकिन कंपनी को इससे बहुत घाटा होता था, क्योंकि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उससे पहले कंपनी को बहुत घाटा हुआ। तो इसके पीछे ये भी एक कारण था कि जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार में संलिप्त थे और ये रिश्वतखोरी वगैरह बहुत ज़्यादा चलती थी इससे पहले। तो अब क्या कर दिया था, रिश्वत और निजी व्यापार करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। जो 24 सदस्यीय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक समूह होता था उसका नियंत्रण बढ़ा दिया गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं न्याय मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब क्या था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसमें संलिप्त हो गई थी तो इसकी जानकारी भी उन्हें देनी जरूरी थी, क्योंकि पहले तो ये प्राइवेट था। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। ठीक है, क्राउन से मतलब है कि जो ब्रिटेन में जो वहाँ का शासन है उससे मतलब है, राजा से मतलब।
रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण जो दो चीज़ें थी वो क्या क्या थी, एक तो अ, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को सुप्रीम पावर दी गई थी और दूसरा था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपने लिए पावरफुल मानता था और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि मैं पावरफुल हूँ। तो इसमें जो है वो मतभेद होता रहता था। इसको ठीक करने के लिए एक और एक्ट पारित होता है आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया और ये 1781 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इसमें क्या किया गया कि जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी जो कानून बनाने की जो शक्ति थी वो प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच मतभेद हो रहा था, तो वही इसमें बताया गया है। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि यह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की गई हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। इसमें क्या हुआ कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर था, उसकी विजय हुई, मतलब उसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया और जो सुप्रीम कोर्ट था उसे कम। अब अगला है कि न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि यदि आप नियम कानून बना रहे हैं तो जो भारत के जो सामाजिक धार्मिक और धार्मिक रीति रिवाज है उसका सम्मान करना चाहिए। अर्थात अगर हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म में नियम कानून है वो, और जैसे मुस्लिम धर्म है, कोई भी अदर धर्म है, तो जो धार्मिक नियम कानून होंगे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इस तरीके से न्यायालय के लिए आदेश दिए गए और जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर था उसको पावरफुल बनाया गया। आगे देखेंगे, इतना सब होने के बावजूद भी कंपनी पर जो नियंत्रण था वो अभी भी काफ़ी हद तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था, जो ब्रिटिश में बैठे हुए थे। 24 लोगों का जो समूह था उनका था, लेकिन ब्रिटिश शासन ये कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता था। इसके लिए ब्रिटिश शासन ने एक और नियम पारित किया जिसको ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 कहा गया। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्काल प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निर्देश मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों पर अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति दी, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उसका जो नियंत्रण होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया गया। तो अब क्या हुआ कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था चलने लगी। आगे क्या होता है, यह अधिनियम दो प्रमुख कारण से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब जो क्षेत्र कंपनी के पास था उस क्षेत्र को ब्रिटिश के अधीन जो क्षेत्र है वो कहा गया कि ये क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन रहेगा। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूरा नियंत्रण हो गया। आगे क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। ये तो पहले भी कर रखा था, पूरी तरीके से कर दिया, लेकिन जो ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसकी संख्या को 4 से घटाकर 3 करा। गवर्नर की शक्ति को इंक्रीज करना इसके पीछे का मुख्य कारण था। इससे पहले क्या होता था कि यदि गवर्नर कोई बिल पास करना चाहता था तो
नॉर्मली मतदान होता था। मतदान में क्या था कि अगर परिषदीय सदस्य चाहते थे तो उसे पास करते थे, नहीं चाहते थे तो नहीं करते थे, क्योंकि इनकी संख्या 4 थी और गवर्नर अकेला था। इसमें होता क्या था कि 4 में से यदि 3 एक साइड हो जाते थे और उनमें से यदि एक भी सदस्य गवर्नर के साइड वोट डालता था, फिर भी बहुमत परिषदीय सदस्य की तरफ होता था और वो बिल पास नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा कि सदस्य की संख्या केवल 3 होगी। अब अगर उसमें से एक भी अगर गवर्नर के पक्ष में वोट डालता है तो वोट बराबर हो जाते हैं 2-2। तो इसमें टाई होगा, तो टाई होने के बाद गवर्नर के पास वीटो पावर होती थी, जिसके कारण वो बिल पास हो जाता था। तो यहाँ पर परिषदीय सदस्यों को घटाकर गवर्नर की शक्ति को इंक्रीज करने का कार्य किया गया था। अब हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट उन एक्टों को कहते थे जो भारत में ना बन के सीधे ब्रिटेन से बन के आते थे और भारत में लागू होते थे। ऐसे एक्ट, इन एक्टों को चार्टर एक्ट कहते थे। चार्टर एक्ट 1793 को देखेंगे। वैसे ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों का विस्तार। इसमें क्या होता है कि कंपनी के जो व्यापार करने की अवधि है वो बढ़ाई जाती है। इसमें 20-20 साल की अवधि बढ़ाई जाती है कंपनी के लिए। तो दूसरा है गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। तीसरा है राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण। चौथा है नियंत्रण बोर्ड की संरचना में परिवर्तन। अगला है राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण। अगला है कंपनी को राजस्व से भुगतान। इसमें ये होता है कि जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत के राजस्व से दिए जाएंगे, तो इसमें ये नियम था। अगला है वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रतिबंध। बिना पूर्व अनुमति के जो कंपनी के अधिकारी होंगे वो भारत छोड़ के नहीं जा सकेंगे। अगर वो जाते हैं तो कंपनी की ओर से उनका त्यागपत्र समझा जाएगा। लास्ट है व्यापार लाइसेंस जारी करने का अधिकार। कंपनी के अधिकारियों के लिए व्यापार लाइसेंस जारी हो गया था। चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 पारित किया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 20-20 वर्षों के लिए इसमें बढ़ाया जाता है। तो अगला क्या है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। इस पहले क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल वही भारत पर व्यापार करेगी, लेकिन अब क्या था कि इस एकाधिकार को, इस मोनोपोली को हटा दिया गया। इसके पीछे का क्या कारण था, तो इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ये लगभग 1740 में हुई थी और ये शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई थी और 1812 तक ब्रिटेन वर्ल्ड का लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन एक एक करके यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्वायर कर रहा था। नेपोलियन की नज़रें अब क्या था कि उसकी नज़रें ब्रिटेन पे थी। तो नेपोलियन ने क्या करा कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए एक आदेश जारी करा, जिसमें कहा गया कि यूरोपियन कंट्री, अदर कंट्रीज़ जो थी वो ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि ब्रिटेन के जो एक्सपेंसिव ट्रेड थे वो स्पेन और रशिया के साथ थे और नेपोलियन ने इन कंट्रीज़ को ऑलरेडी इन्वेट कर लिया था। अब ब्रिटेन की जितनी भी अदर कंपनीज़ थी वो यूरोप में ट्रेड नहीं कर पा रही थी, तो ब्रिटिश शासन ने भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा इसे समाप्त कर दिया था। तो ये कारण था इसका। लेकिन कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा गया, चीन के साथ नहीं हटाया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। मुक्त व्यापार मतलब बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। अगला था ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से शुरू हुआ। अगला, भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया कि शिक्षा पर भारत में 1 लाख खर्च किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।
चार्टर अधिनियम 1833। देखते हैं इसमें क्या है। इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब क्या हुआ कि कंपनी पहले तो एकाधिकार था, उसे चार्टर एक्ट 1813 में ख़त्म करा। अब कंपनी को व्यापार करने का अधिकार ही ख़त्म कर दिया। अब कंपनी का क्या काम रह गया था? सिर्फ प्रशासनिक मामलों को देखना, प्रशासन को देखना। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। ठीक है। अगला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। पहले क्या था कि इन्हें भी कानून बनाने की शक्ति थी, अब इनसे वो शक्ति समाप्त कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्राप्त किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून तथा नए कानून के तहत बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल कानून बनाता था, और अब चार्टर अधिनियम 1833 के बाद क्या हुआ कि जो नियम कानून गवर्नर जनरल बनाएगा वो ब्रिटिश संसद में पारित होगा। संसद में पारित होने के बाद वो लागू होगा, इसलिए इसे एक्ट का या अधिनियम कहा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को शामिल किया गया। अब 1813 में तो एक सदस्य को हटा दिया गया था, और अभी 1833 में एक सदस्य फिर ऐड कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण था कि जो एक सदस्य ऐड हो रहा है वो विधिक सदस्य होगा, लॉ से संबंधित होगा, उसे लॉ का ज्ञाता होना चाहिए जो चौथा सदस्य होगा। तो इसका काम विधि मामलों से संबंधित था। आगे, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। पूरे देश में गवर्नर जनरल एक बजट तैयार करेगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। वे इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। अब एक विधि आयोग भी गठन किया गया। देखो, एक विधि सदस्य बनाया गया था परिषद में, अब विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले थे जो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और लॉर्ड मैकाले प्रथम व्यक्ति थे जो विधिक सदस्य के रूप में चौथा जो सदस्य शामिल किया गया था उनकी परिषद में, तो वो भी वही थे। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं करा जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं किया गया। इसमें एक नियम और लाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद के लिए योग्य है तो वो धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति को। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध करा और ये लागू नहीं हुआ। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिए गए कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट को मिलते हैं। ठीक है। बहुत इसमें संविधान की तरह एक नियम कानून बनाए गए। तो इस तरीके से था ये। चार्टर अधिनियम 1853 की चर्चा करेंगे। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित थे। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्य के
विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। पहली बात तो हमने 4 सदस्य पढ़े थे। इसमें क्या होता है, 4 तो सदस्य होते हैं, एक गवर्नर जनरल था और एक जो होता है वो कमांडर इन चीफ होता है, तो कुल मिलाकर 6 बनते हैं। तो इनके जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। दूसरा, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। कौन सी परिषद? जब वो विधायिका के रूप में कार्यरत हो। तो इसमें 6 और सदस्यों की वृद्धि की गई, जिसमें विधान परिषद में कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई। 6 पहले थी, 6 अब बढ़ा दिया गया। और 6 में कौन कौन होंगे? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, मुंबई व आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि शामिल थे। 6 जो अन्य सदस्यीय परिषद में बढ़ाए गए वो ये थे। ठीक है, अगला देखते हैं। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। एक अलग से विधान परिषद की स्थापना भी हो गई थी इसमें, जो आगे चलकर लघु संसद बनी थी। आगे देखते हैं। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी है। निदेशक मंडल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या थी वही है, 24 थी पहले, ये घटाकर 18 कर दी। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मतलब उस क्षेत्र से संबंधित, जैसे माना या जनसंख्या या भौतिक इकाई के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देना, ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत से मतलब है। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसमें इस अधिनियम, जो ये चार्टर अधिनियम था, इसमें पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल करने का मौका दिया गया और एक था नामजदगी का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि पहले क्या होता था, बिना परीक्षा कराए, इससे पहले जो होता था बिना परीक्षा कराए ऐसे ही नियुक्त कर देते थे, जो भी पद होता था इस तरीके से भरा जाता था। तो अब क्या है, परीक्षा करवा कर ये जो पद खाली होंगे उसे भरा जाएगा। इस तरीके से चार्टर अधिनियम 1853 खत्म होता है। और इसमें क्या हुआ कि आगे ये कितने सालों तक बढ़ाया जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं था। इस तरीके से हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों को देखा। अगली वीडियो में हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे। इसी के साथ बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।